नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीटेट स्पेशल के लास्ट एपिसोड यानी लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। ओके। और लास्ट जो दौड़ है वो यही है, और इसको एक बार से फिर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। ओके। लास्ट दौर चल रहा है, संडे को पेपर है आपका, और मेहनत से लगन से आप पढ़ के जाइए, सीख के जाइए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके। ओके। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। ओके। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन लाने के। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। कौन सा विकास में आनुवांशिकता का के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। पहला है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। दूसरा, बी ऑप्शन है, इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएं। इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, या आनुवांशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। ओके। तो बताइए, विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का उपयुक्त सर्वाधिक वर्णन क्या है। तो यह आंसर राइट ये है कि इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये विकास की आनुवंशिकता का प्रभाव है। यानी कौन से विकास को आनुवंशिकता का प्रभाव सर्वाधिक उपयुक्त करता है, तो ये बात है, तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, संवेग नियंत्रण का विवेचना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। संवेग नियंत्रण का विवेचना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। युंग, फ्राइड, विलियम जेम्स या अरस्तू। ओके। तो संवेग नियंत्रण का जो विवेचना सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो है अरस्तू के द्वारा। ओके। किसके द्वारा, अरस्तू के द्वारा। निम्न में से कौन सूक्ष्म शिक्षण है। ओके। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, वास्तविक शिक्षण या अश्रेणीयन शिक्षण। कौन सा शिक्षण है जो सूक्ष्म शिक्षण है। तो सूक्ष्म शिक्षण में याद रखिए, मूल्यांकन, प्रभावशाली, वास्तविकता नहीं करते, हम क्या करते हैं, अश्रेणीयन शिक्षण करते हैं। यानी एक छात्र अध्यापक जो है वो आपस में सूक्ष्म शिक्षण की बात करता है, माइक्रो टीचिंग करता है और उससे अपने आप को सीखने का प्रयास करता है। तो एक क्या होता है, एक श्रेणीबद्ध कार्यक्रम होता है, एक श्रेणी के साथ हम लोग कार्यक्रम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अश्रेणीयन शिक्षण। ओके। नेक्स्ट है, सीखने के लिए सिद्धांत किसकी देन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसकी देन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसकी है, थॉर्नडाइक, बोल्स, हार्लो, स्किनर। ओके। तो किसकी देन है, ये है हार्लो की देन है। किसकी है, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत हार्लो की है। नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है। भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है। प्रारंभिक बचपन, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। ओके। कौन सी अवस्था है, तो याद देखिए, संवेदनशील सबसे ज़्यादा अगर माना गया है वो है प्रारंभिक बचपन यानी पूर्व बाल्यावस्था। ऐसे भी लिखा होता है, पूर्व बाल्यावस्था। ओके। मैं आपसे बात किया था तो मैंने बताया था कि जब प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में बांटे तो शैशवावस्था 0 से 2 साल के लिए होता है। ओके। 0 से 2 साल के लिए होता है। लेकिन अगर वहाँ पे बाल्यावस्था और शैशवावस्था किशोरावस्था में बांटे तो शैशवावस्था 0 से 5 साल के लिए होता है। उस स्थिति में अगर ये क्वेश्चन होता तो वहाँ पे हम संवेदनशील में शैशवावस्था लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्व बाल्यावस्था दिया पड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा भाषा के लिए अगर संवेदनशील माना गया है तो वह है प्रारंभिक बचपन यानी पूर्व बाल्यावस्था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम भाषा को वहीं जाके हम सिखा सकते हैं। तो काफ़ी बक्की अवस्था होती है, काफ़ी बोलने वाली अवस्था होती है, चैटर बॉक्स की अवस्था कहते हैं उस अवस्था को, ताकि भाषा विकास भी बेस्ट हो सकता है। ओके। नेक्स्ट, हकलाना छुड़ाने के लिए कौन सी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। विलंबित वाक, अनुश्रुत वाक, सर्वाधिक वाक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके। तो संवर्धित वाक जो होता है वो हकलाना छुड़ाने के लिए चिकित्सक की जो है वो यूज करते हैं। अभिप्रेरणा के लिए ईआरजी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा के लिए ईआरजी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, विक्टर ब्रूम, हार्लो, एल्डरफल या मैकग्रेगर। तो ईआरजी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वह है एडारफल के द्वारा
ERG सिद्धांत दिया गया है। ओके, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी बहुत कम जगह पे देखे गए हैं और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट में आएंगे वो आपके जानने वाले क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग लिख के हट के पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चंस अगर आए तो वो चीज़ें छूटे ना। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। साथ ही साथ में नीचे दिए गए विकल्पों में सृजनात्मकता का तीसरा चरण कौन सा है? सृजनात्मकता का तीसरा चरण कौन सा है? ओके, सत्यापन, उद्वन, ऊर्ध्वासन या आयोजन। ओके, तो कौन है? उद्वन जो है विकल्पों के सृजनात्मकता का तीसरा चरण है। ओके, अपने कक्षा 5 के गणित विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? रचनात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, प्रवर्तन परीक्षण या संकल्पनात्मक परीक्षण? कौन सा परीक्षण लेना पसंद करेंगे? तो याद देखिए, आपने क्या किया, बहुत सारे अधिकांश विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से हम लोग कौन सा परीक्षण करवाएंगे? उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, यानी फेल हो गए हैं बालक, तो उस कंडीशन में आप कौन सा एग्जाम लेंगे? तो याद देखिए, उस कंडीशन में हम लोग नैदानिक परीक्षण, यानी पता करेंगे कि आखिर किस कारणवश से ये बालक फेल हुए हैं या उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है और मैंने पढ़ाया भी है, जरा बताएं। विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्म या पहल बनाम अपराध बोध। ओके, तो कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था है? तो पहल बनाम अपराध बोध जो है मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था है। ओके, नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या व्यक्तिनिष्ठता। ओके, तो कौन सी नहीं है? तो याद देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षण है उसमें से विश्वसनीयता तो होता ही है, वस्तुनिष्ठ भी होता है, वैधता भी होता है। निष्ठता ये नहीं होता, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के लिए नहीं सोचता लेकिन सबके समूह के लिए सोचता है। इसी वजह से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। ओके, नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली या सपुस्तक परीक्षा प्रणाली। ओके, तो सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, क्योंकि मूल्यांकन पद्धति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ना माइनस ना ज़्यादा। इसी वजह से हर एक एग्जाम में हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा का ही इस्तेमाल भी करते हैं, मूल्यांकन करना आसान होता है। नेक्स्ट, हार्मिक शब्द वैज्ञानिक के किस संप्रदाय से जुड़ा है? हार्मिक शब्द जो है वैज्ञानिक के किस संप्रदाय से जुड़ा है? संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद या उद्देश्यवाद। ओके, तो किससे जुड़ा है? हार्मिक शब्द है उद्देश्यवाद से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए? ओके, तो कितना पर खर्च होना चाहिए? 6%, 20%, 16% या 12%? तो 1986 में कहा गया था कि 6% हम लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन खर्च हुआ नहीं, इसलिए आधुनिक शिक्षा पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? 6% खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं आज के जीडीपी से। ओके, निम्न में से किस अवस्था में सखी भाव और सखा भाग दिखाई पड़ता है? किस अवस्था में सखी भाव या सखा भाव दिखाई पड़ता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। ओके, तो किस अवस्था में सखी भाव या सखा भाव दिखाई पड़ता है? तो याद देखिए, बाल्यावस्था में ये चीज़ दिखाई पड़ता है। सखी भाव का मतलब होता है सखी सखी यानी लड़की लड़की से दोस्ती, और सखा भाव मतलब लड़के लड़के से दोस्ती। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ किशोरावस्था नहीं होगा। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण होता है, ये समलिंगी की बात कर रहा है। और क्या हो रहा है? सखी भाव यानी लड़की लड़की की दोस्ती, और सखा भाव मतलब बॉयज़ बॉयज़ के फ्रेंडशिप जो बात कर रहा है वो है, और वो होता है कब? बाल्यावस्था में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है क्या? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं? तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों के विभेद का परिणाम होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में मस्तिष्क की संरचना या कृत्यों में विभेद नहीं कर पाते हैं।
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है वो आश्रित चर है, यानी विद्यार्थियों के साथ ही हम क्या करते हैं, हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिलिंग द ब्लैंक्स है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में किसको रखते हैं? 70 से कम वाले को, 70 से ऊपर वाले को, 80 से 100 के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 से कम वाले बुद्धि लब्धि को मानसिक न्यूनता ग्रसित करते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या सभी में। तो व्यक्तिगत भेद तो हम सब तरीके से निकालते हैं, चाहे वो बुद्धि स्तर हो, अभिवृत्ति हो, गतिवाही हो, या रुचि हो, या दिव्यांगता हो, या किसी भी आधार पे हम लोग व्यक्तिगत भेद निकाल सकते हैं। तो ये सभी के सभी कारण क्या है? व्यक्तिगत भेद के कारण है। नेक्स्ट, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो क्या हम लोग संकेत अधिगम के अंतर्गत सीख सकते हैं? तो संकेत अधिगम के अंतर्गत हम सीखते हैं पारंपरिक अनुकूलन, पारंपरिक अनुकूलन। ओके, तो संकेत अधिगम कमेंट करके आप बताइएगा, संकेत अधिगम की बात कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं? ओके, संकेत अधिगम कौन से मनोवैज्ञानिक करते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास से लिया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो उपभोक्ताओं के अनुसंधान करता तो होता ही है, अनुसंधान करता उपभोक्ता ही है, क्योंकि वही काम करेगा। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम लोग करके सीखते हैं, तो जब करते हैं तो अच्छे से सीखते हैं और शीघ्रता से सीखते हैं। समस्या का हल अभ्यास से लिया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक, तो ये राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी क्या है, हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशी की वृद्धि, एड्रेनलाइन ग्लैंड्स या ये सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र तो सभी के सभी है, चाहे वो स्नायुमंडल हो, चाहे मांसपेशियां हो, या एड्रेनलाइन ग्लैंड्स हो, चाहे कोई भी ग्लैंड्स हो, सभी के सभी में शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है और सभी ही परिवर्तित होता है, सब कुछ परिवर्तन होता है। ओके, तो सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं और एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा पूरे में पूरे। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। कौन सा अर्जित प्रेरक है? हम लोग अर्जित करते हैं। ओके, तो भूख है, पुरस्कार है, रुचि है या विश्राम है। तो रुचि जो है वो क्या है? अर्जित है। हम लोग बाहर से इंटरेस्ट जागृत करते हैं, बाहर से इंटरेस्ट लेते हैं। भूख, पुरस्कार, विश्राम जो है वो स्वतः प्राप्त होता है। या देखिए, पुरस्कार जो है वो प्रेरक है, वो भी क्या है? अर्जित प्रेरक है। लेकिन हम पुरस्कार जब देते हैं तो अंदर से आपको अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? कौन सी आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। किस अवस्था में होता है? तो तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति ये सभी के सभी बाल्यावस्था, स्पेशली उत्तर बाल्यावस्था में जाके डेवलप होता है। निरीक्षण शक्ति भी डेवलप होता है। तो कौन सी अवस्था है? तो वह है 11 वर्ष की अवस्था। ओके, 6 से 12 साल की अवस्था में ये प्रोसेस होता है और अमूमन 11 साल के बाद जो निरीक्षण शक्ति है वो कारगर होने लगती है। जिज्ञासा उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। ओके, तो क्या नहीं है? मानक नहीं है, मानक नहीं है। मानक एक मापन है, ठीक है। निर्माणात्मक है, योगात्मक है, ठीक है। CCE पैटर्न भी है। तो ये सब हम मूल्यांकन के प्रकार हैं, लेकिन मानक एक प्रकार
नहीं है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है किसमें? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ाकाल में। ओके, तो सबसे ज्यादा बालक घूमता कब है और खोज कब करता है? वो है उत्तर बाल्यकाल, यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक बहुत मेहनत से काम करता है, जिज्ञासु होता है और हर चीज जानने की कोशिश करता है, और इसी हर चीज जानने की कोशिश में वो खोज करता है, घूमता है। ओके, तो ये सारे काम उत्तर बाल्यावस्था में करता है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। ओके, तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत जो प्रेरक है वो है उपलब्धि, क्योंकि सभी प्रगतिशील होते हैं, काफ़ी काम करते हैं, अपने लिए सजग होते हैं। ओके, तो उपलब्धि जो प्रेरक है वो काफ़ी प्रबल होता है और वो उपलब्धि के सहारे आगे बढ़ते भी रहते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने? कई बार बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो किए थे हिप्पोक्रेट्स ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने, और रंग के आधार पर किया था। कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, रंगीन और लाल पित्त वाले। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या किया था? अपने व्यक्तित्व को बताया था। नेक्स्ट है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कैसे कम करेंगे? समस्या समाधान विधि द्वारा, रक्षात्मक यांत्रिकीता द्वारा, व्यक्तिगत विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो समस्या का समाधान तो कर ही नहीं सकते। तनाव है, तनाव को हम रक्षात्मक यांत्रिका से ही हम कर सकते हैं। सही, यानी अगर हम रक्षात्मक हो, संवेग को नियंत्रित कर सकें, तो नियंत्रित करके ही हम क्या करते हैं? संवेग को अप्रत्यक्ष ढंग से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा एक वंशानुक्रम नहीं है, बल्कि अभिप्रेरणा दिया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। ओके, जबकि समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन क्या है? एक वंशानुक्रम के नियम है। नेक्स्ट, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादित किया किसने किया था? यानी सामान्य मतलब जी कारक और विशिष्ट मतलब एस कारक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने? ओके, तो ये द्विकारक सिद्धांत भी कहलाता है, द्विखंड सिद्धांत भी कहलाता है, तत्व सिद्धांत भी कहलाता है, टू एलिमेंट थ्योरी भी कहलाता है। तो क्या है? जी और एस सिद्धांत स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन का। जी फैक्टर एस फैक्टर है, और जी को इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट कहा है, इस वजह से इसे जी कारक सिद्धांत भी कहा गया है। जी मतलब जन्मजात, एस मतलब विशिष्ट, जो सीखा जाता है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का भाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारक नहीं है? स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगर स्वस्थ वातावरण होगा तो बालक पिछड़ापन क्यों होगा? पिछड़ा थोड़ी नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या सभी? ठीक है, तो किस पे करता है? इस करके सीखने पे। इसके 5 सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, जिसको मैंने लिखवाया भी है, पढ़ाया भी है। तो याद देखिए, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे? करके सीखने पे। ओके, नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होते हैं? प्रति सप्ताह। ओके, तो आरटी 2009 मैंने लिखवाया है कि 200 कार्य दिवस 1 to 5 के लिए, और 220 कार्य दिवस 6 to 8 के लिए। अब इसे है क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। यानी क्या पूछा है? साप्ताहिक कार्य घंटे कितने होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 45। ओके, साप्ताहिक कार्य घंटे कितने होने चाहिए? 45। ओके, नेक्स्ट, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। कब? 3 अथवा 4 वर्ष में, 6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं? तो अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, तो 3 से 4 वर्ष में। ये तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप बता सकते हैं कि कब बालक की दृष्टि और इंद्रिया जो है वो पूर्ण विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता के सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहलाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ओके, यानी
कर करके सीखना, अनुरूप तत्वों के हिसाब से हम करेंगे, करते करते अनुरूप हो जाएंगे और उसी सिद्धांत के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहलाता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्ट्री है, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? रॉस ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। मानसिक क्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो ज्ञानात्मक है। चिंतन करने से हमें ज्ञान की पहलुओं का क्या, ज्ञान की उद्देश्य का पूर्ति होती है। ओके, नेक्स्ट, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। चिंतन प्रारंभ करने के लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है समस्या। समस्या होगी तो हम उसका समाधान करेंगे, और समाधान करेंगे तो चिंतन करेंगे, और चिंतन करेंगे तो निगमनात्मक चिंतन करेंगे, और निगमनात्मक चिंतन में हम बहुत सारे विचार को अपने मस्तिष्क में रखेंगे और देखेंगे कौन सा बेस्ट तरीका है, और उसके बाद उसका समाधान करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा वर्णित किससे होती है? भावात्मक जागृति द्वारा। बिल्कुल भावात्मक है, ये होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन एक भावनाएं हैं जो हमारे अंदर से जागृत होती हैं। नेक्स्ट, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कैसी? पिछड़े हुए में, प्रतिभाशाली में, मानसिक रूप से पिछड़े में, या इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता तो प्रतिभाशाली के पास ही होगा, यानी जो ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, वही तो अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण कर पाएगा। तो कौन होगा? प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है, बाह्य आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। कैसा? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणीय दृष्टिकोण। तो बाह्य आभार के आधार पर, यानी बाह्य आभार मतलब बाहर दिखावा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कैसा होता है? तो सतही दृष्टिकोण होता है। कैसा होता है? सतही दृष्टिकोण होता है। बहुत गहन दृष्टिकोण नहीं होता, मानकीय दृष्टिकोण नहीं होता, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण नहीं होता। यानी बाह्य आभार के आधार पर अगर हम देखें तो कैसा होता है? सतही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो याद देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? सामाजिक रूप से वंचित समस्या के बारे में। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो क्या सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ठीक, तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव जो है वो वंचित के लिए नहीं है। ये हम प्रेरणा का अभाव तो हम हर जगह कहीं पे भी मिल सकता है, तो वहाँ पे हम मोटिवेट करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से वंचित समस्या ये है कि सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलता, यानी पोषक आहार सही नहीं मिलता, स्वस्थ परिवेश अच्छा नहीं है उनके अगल बगल, और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है, यानी ऊंच नीच की भावना का विकास होता है। लेकिन सीखने की प्रेरणा का अभाव नहीं होता, ये समस्या समाधान में नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन की त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। क्या नहीं है? तो वो है शिक्षण अनुभव। ओके, शिक्षण अनुभव नहीं है। निम्न में से कौन मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो क्या नहीं है? शिक्षण अधिगम नहीं है। यानी एक उद्देश्य होना चाहिए, है ना? एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के साथ साथ क्या होना चाहिए? उद्देश्य के साथ शिक्षण क्या होना चाहिए? अधिगम होना चाहिए, अधिगम अनुभव होना चाहिए, और अधिगम के साथ हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये तीनों चीज अगर साथ में मिल जाए तो शिक्षण त्रिकोण या मूल्यांकन त्रिकोण बन जाता है। यानी मूल्यांकन त्रिकोण के जरूरी क्या है? एक उद्देश्य की, और उद्देश्य एक अधिगम के साथ, और अधिगम के साथ अगर उद्देश्य हो रहा है तो उसका मूल्यांकन संभव है। तो ये क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो है कॉन्सेप्ट जो है वो टर्मन ने विकसित किया है, लेकिन बुद्धि लब्धि मापनी जो है वो बिने ने बनाया है। मापनी जो है वो बिने ने बनाया है, कैटल की बुक से आया है ये। ओके, और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट या सूत्र जो दिया है वो कौन थे? टर्मन। ओके, बुद्धि लब्धि मापन अलग है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण अंतरण को क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण।
यानी जब एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में अपने आप हो जाता है तो उसे कहते हैं क्या, द्विपार्श्विक अंतरण। ओके, नेक्स्ट, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, मानक विचलन। तो बहुधा जो सबसे अधिक बार आते हैं उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं, जो बार बार और सबसे ज्यादा बार आए उसे हम मोड कहते हैं। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारात्मक सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। ओके, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, अभी तक मैंने एक बार भी बोला नहीं है सबको, तो लाइक कर दीजिए जरूर से जरूर, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और लास्ट टाइम है, मेहनत करके जुड़ जाइए आप लोग, बिल्कुल तैयार होके पास होइए। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, याद रखिए। लेकिन सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, ये याद रखिएगा, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। ओके, बेबी डॉल पे प्रयोग किया था इन्होंने। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आया है, तो क्या लिखिएगा, तनाव का नियम जो है सीखने के नियम में नहीं आता, यानी थॉर्नडाइक ने 3 ही बताया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? आसान सा क्वेश्चन, कोहलर, थॉर्नडाइक, पाउला या वुडवर्थ। तो किसने किया? कोहलर, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, चिंपैंजी पे प्रयोग, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे प्रयोग। तो किसने किया था? कोहलर ने। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ दोबारा पढ़ लीजिए। और कई वीडियोस भी हैं हमारे प्लेलिस्ट में, जाके आप देख सकते हैं, यूपी टेट स्पेशल के नाम से है। और जल्दी से जल्दी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।